हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी पर। आज हमारे हिंदी की फर्स्ट क्लास होगी, जिसमें हम हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य जानेंगे। और इस क्लास के बाद हम वर्णमाला, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम व इनके भेद, संधि, समास ये सब करेंगे। तो हमें हिंदी पढ़ने से पहले हिंदी का इतिहास जानने की आवश्यकता होगी। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ है उत्पन्न होना, यानी कि हिंदी शब्द का उत्पत्ति कैसे, कब हुई। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। संस्कृत की स ध्वनि फारसी में है बोली जाती है। जैसे सप्ताह को वो हफ्ता बोलते थे, असुर को अहुर बोलते थे, सिंधु को हिंदू। और इस तरह से भारतवर्ष के जो पश्चिम सीमा के साथ सिंधु नदी बहती थी, उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे। उस समय के साथ साथ सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंदू कहा जाने लगा और हिंदी की भाषा हिंदी कहलाई। कहा जाता है कि अमीर खुसरो, जो 1253 से 1325 ईस्वी तक रहे, इन्होंने सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो के समय से ही हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी शब्दकोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है और ये संस्कृत की बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिस भाषा में वेद वगैरह लिखे जाते थे, और लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा होती थी और यह धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। इसका समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। और इस तरह से समय के साथ साथ पाली जो बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत भाषा के रूप में आई और इस अवधि में सोरसैनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी ये क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। अब हम पढ़ेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय में पाली राजभाषा थी। मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के शासन काल में मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी राजभाषा बनाए रखा। ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही हिंदी भाषा को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार मांग उठी। मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। तो हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था।
संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधित आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन का आदेश दिया गया और इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें 20 तो लोकसभा से और 10 राज्यसभा से टोटल 30 सदस्य थे। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। इसमें एक पॉइंट ये नोट कर लो, संविधान के अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। इस सूची में पहले 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल थी। 21वें संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1967 में हिंदी भाषा सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया। 21वें संशोधन के अंतर्गत उसके बाद 71वां संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली इन भाषाओं को शामिल किया गया। उसके बाद 92वें संशोधन के अंतर्गत 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया और इस तरह से 22 भाषाएं शामिल हो गई। संविधान की 8वीं सूची में इनका उल्लेख है। भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंध के अधीन संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। संविधान में आश्वासन दिया गया था कि 1965 में सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा नहीं हो सका और 1963 और 67 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी राजभाषा बना दिया गया। अब हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू या हरियाणवी और बुंदेली, कन्नौजी, ये पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां हैं। और पूर्वी क्षेत्र में हिंदी की 3 बोलियां हैं। पहली तो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी क्षेत्र में हिंदी की 4 बोलियां हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। इस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में भी हिंदी की 2 बोलियां हैं, पश्चिमी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती में कुमाऊं, गढ़वाल, उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोलियां हैं। बिहार क्षेत्र में हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, हिंदी भाषा जनसंख्या की दृष्टि से चीन और अंग्रेजी के बाद इस समय संसार की सबसे सर्वाधिक संख्या में बोले जाने वाली भाषा है। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत ने 14 उपन्यास और लगभग 200 कहानियों की रचना की है और इसमें लाल पसीना, जो कि 1977 में लिखी गई थी, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने हिंदी भाषा का इतिहास जाना है। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे हम।
तो पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता था जवाने हिंद। खालिक बारी किसकी रचना है? ये क्वेश्चन हमने देखा था। तो खालिक बारी है अमीर खुसरो की। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है? तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, और इसके बाद आएगी हिंदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ये कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? अपभ्रंश के बाद क्या आया था? अवहट्टन। तो इसका आंसर हो गया अवहट्टन। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? इसमें राजस्थानी। इस चार्ट को हमें एक बार फिर से देख लेते हैं। शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, और पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी। ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, मगधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अर्धमगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है? तो इन्होंने कहा है राजा मंजू को। अपभ्रंश को प्राकृत भाग हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के रूप में किस रूप से हुआ है? तो ये हमने अभी पढ़ा था। तो ये हुआ था पैसाची से। क्वेश्चन नंबर 13, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इनका हुआ है मगधी से। अर्धमगधी में कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। इसमें हमें मैच करना है सूची 1 से सूची 2 से। शोरसेनी का किससे है? कौन कौन से? शोरसेनी का है राजस्थानी से। पैसाची का है लहंदा और पंजाबी से। मगधी का है असमिया से, और अर्धमगधी का है पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं? शोरसेनी में आती थी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। चलो बताओ, लहंदा पंजाबी ये किस अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं? ये है पैसाची से। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है? ये हुआ है ब्राचर अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधी का हुआ है अर्धमगधी से। शोरसेनी में आएंगी गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी। पैसाची में आएंगी लहंदा पंजाबी। अगला क्वेश्चन है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ये कहा जाता है भारत मित्र। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है? ये है 1893। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से हैं शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास।
काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह है, राम नारायण मिश्र हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो ये है कलकत्ता में, ऑप्शन डी। महावीर स्वामी द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? इनको किया था 1903 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये मैंने बताया था, गोपाल स्वामी अयंगर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949, 49। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ये भी हमने पढ़ा था, पंडित मदन मोहन मालवीय। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये किया था 8वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो हमने ये भी पढ़ा था 343। इनमें से किसको संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? डोगरी, मैथिली, असमिया, इनको शामिल किया गया था, ब्रज को शामिल नहीं किया गया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई थी 1961 में। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां बताई थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और इसमें जो बिहारी है, ये पूर्वी बोली की हिंदी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर भी हो गया ऑप्शन बी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, नहीं है। कोरवी हिंदी, हरियाणवी, बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। और अवधी है, ये इसमें पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी। और इसमें पूछा है पश्चिमी हिंदी की, नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 5। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, 5। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये हमने अभी पढ़ा था। भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? ये हैं बिहारी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली अहीर वाटी का संबंध किससे है? तो इसका है उत्तरी राजस्थानी। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन है? ये थे विद्यापति। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है ढूंढाड़ी। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? यह है ब्रजभाषा की। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? ये इम्पोर्टेंट है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। इस क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है मेरठ में। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बनारस। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी में राजस्थानी
गुजराती, पहाड़ी, ये सब आते हैं। तो ये हुई है शौरसेनी से। इनमें से बताना है द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है। तो ये है द्रविड़ कन्नड़। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये शौरसेनी से। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। ये हुआ था प्रेम सागर। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। ये क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है अवधी में। और जो कवितावली है वो लिखी गई थी ब्रज भाषा में। ये ध्यान रखना, रामचरितमानस अवधी में, कवितावली ब्रज भाषा में। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ये आती है पूर्वी हिंदी में। अगला क्वेश्चन है मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ये माना जाता है मगधी अपभ्रंश से। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कवितावली के जैसे ही विनय पत्रिका की भाषा भी ब्रज भाषा है। निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो अवधी, ब्रज, खड़ी बोली बोली जाती है और मैथिली है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो बताइए मैथिली कहाँ बोली जाती है। ये बोली जाती है बिहार, झारखंड और नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। ये ब्राह्मी से हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। ये ब्राह्मी लिपि से ही अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये सबको पता होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। अगला क्वेश्चन मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। तो ये हमने देखा था अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन कहाँ हुआ था। ये हुआ था भोपाल, भारत में। लाल पसीना उपन्यास अभिमन्यु अनंत जी ने लिखा था, इसीलिए मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी में संबंध नहीं है। अवधी का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। राजा लक्ष्मण सिंह। दोहा दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है। तो यह है अपभ्रंश का। तो फ्रेंड्स हिंदी पढ़ने से पहले हमें हिंदी का इतिहास जानने की आवश्यकता होती है, जो कि आज हमने एक ही क्लास में 23 मिनट में इसे कंप्लीट कर लिया। आगे से हम वर्णमाला और शब्द, वाक्य, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति पढ़ेंगे और उनमें आपको उदाहरण भी दिए जाएंगे और उनके नियम भी बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।